हेलो एवरीवन, हम जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। हम जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में स्टडी किया और आपकी फर्मेंटेशन को भी डिटेल में स्टडी कर लिया, दैट इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड आपकी जो है मतलब दैट इज़ कॉल्ड एज द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, क्रैब साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में होती है, आपके जो है मतलब एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होती है, एनारोबिक में भी होती है। तो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक्स प्लेस, ठीक है, दैट टू टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो क्या बनता है, आपके दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, उनको जो है मतलब साइटोप्लाज्म से जो है मतलब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखो, जैसे मान लो ये आपकी सेल है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में क्या बने, आपके दो मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड के। अब इन पायरुविक एसिड की कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए इनको जो है हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपका क्रैब साइकिल चलता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपकी क्या चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। तभी मैक्सिमम जो है यूटिलाइज हो जाएगा आपका ग्लूकोज का, ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी जो है मतलब वो बनेगी हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड जो होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और भाई इसमें क्यों, क्योंकि बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती हैं प्रेजेंट होती है, जो कि पायरुविक एसिड को आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करती है। तो क्रूशियल इवेंट क्या होते हैं आपके जो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाई स्टेप जो है रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग थ्री मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा कि एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से क्या किया जाएगा, जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या किए जाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है मतलब रिमूव किए जाएंगे और साथ में तीन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या की जाएगी, रिमूव की जाएगी। तो ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस में कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, दो बनते हैं एक ग्लूकोज से। तो पूरी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी पायरुविक एसिड की, स्टेप बाय स्टेप रिमूवल होगा हाइड्रोजन एटम का और तीन मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होंगे, वो रिमूव होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो डिफरेंट कोएंजाइम बनते हैं यहाँ पे, उनमें क्या किया जाता है, उनको इलेक्ट्रॉन को पास की जाएगा, द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव एज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, उनको जो है हाइड्रोजन के साथ जो है मतलब लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है ऑक्सीजन में क्या किया जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, आपके H2O मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। और साथ में इसी प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कैरियर मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन भी होती है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा और आपका जो है एटीपी फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस जो होता है, जो आपकी जो फर्स्ट प्रोसेस है, ये कहाँ होती है, ये क्रैब साइकिल के थ्रू। ये कहाँ होती है, आपकी जो है मतलब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और सेकंड स्टेप जो होता है वो कहाँ होता है, आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में जो होता है वो कहाँ होता है, आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। द फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइल द सेकंड प्रोसेस जो होते हैं दैट इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आप की बुक में लिखा हुआ है। अब देखो पायरुवेट है, ठीक है, पायरुवेट को हमने ट्रांसपोर्ट करके कहाँ डाल दिया, आपके जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लेके। तो पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, इसको क्या किया जाएगा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या करेगा, एंटर करेगा, इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगी। यानी कि तीन कार्बन वाला यहाँ पे क्या होगा, ये दो कार्बन कंपाउंड में ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगी। यहाँ पे जो है डी कार्बोक्सिलेशन होगी। एक पायरुवेट मॉलिक्यूल का क्या किया आपने, डी कार्बोक्सिलेशन करके इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया और जो उसको चेंज किया दैट इज इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए। और साथ में यहाँ पे एक एन डी क्या करेगा, इससे एच पॉजिटिव लेगा और किस में चेंज हो गया, यहाँ पे NADH2 में चेंज हो गए। तो यहाँ पे एक जो है मतलब एनर्जी इल्डिंग कंपाउंड भी बनता है दैट इज NADH2। तो पायरुवेट
पायरुवेट which is formed by the glycolytic catabolism of the carbohydrate into the cytosol। इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और जहाँ पे उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी बाय ये कम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या करेंगे, आपके बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको जो है दैट इज पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज एंजाइम जो होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और रिक्वायर था पार्टिसिपेशन सेवरल को एंजाइम भी होते हैं, जिसमें आपका NAD होगा, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होगा, को एंजाइम ए होगा, ठीक है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट होंगे, लिपोइक एसिड वगैरह डिफरेंट कम्प्लेक्स होता है। मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पायरुविक एसिड से क्या किया, एक तो कार्बन को रिमूव कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, को एंजाइम ऐड करके जो है इसको चेंज कर दिया गया एसिटाइल को एंजाइम में, और साथ में एक जो यहाँ पे NADH2 फॉर्म होता है। लेकिन हमें पता है, हमें ये पता है कि एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम इसको दो के साथ मेजर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दो NADH2 का निर्माण होगा। तो ये भी क्या हो गया, एक आपका जो है NADH2 कितने बने इस स्टेप पे, आपने काउंट करते चलना है कि एक स्टेप में यहाँ पे दो NADH2 बन जाते हैं एक ग्लूकोज से, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है। वो बोलता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH होते हैं, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि ग्लूकोज से तो दो पायरुविक एसिड बने, और प्रोड्यूस फ्रॉम द दैट इज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। अब क्या होगा, आपका एसिटाइल को एंजाइम ए अब आपके एक साइक्लिक पाथवे में एंटर करेगा। उस पाथवे को हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक पाथवे, TCA साइकिल बोलते हैं, क्रैब साइकिल बोलते हैं, और ये कहाँ होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस थे जो आपके ग्लाइकोलिसिस को क्या कर रहे थे, वो ज्वाइन कर रहे थे क्रैब साइकिल के साथ, उन रिएक्शंस को हमने क्या बोला, दे आर कॉल्ड एज अ लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में आपने याद रखना है कि दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, आपके दो NADH2 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होंगे, यहाँ पे दो NADH2 जो होंगे वो रिलीज होंगे। अब देखो आपका जो एसिटाइल को एंजाइम है ये क्या करेगा, आपके जो है मतलब क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। अब बोलता है TCA साइकिल जो होता है इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम है जो कि दो कार्बन कंपाउंड है, ये क्या करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कंपाउंड कार्बन कंपाउंड है उसके साथ कंडेंस करेगा। कंडेंसेशन के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, जो क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अ सिट्रिक एसिड बनता है। तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो यहाँ पे जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या करेगा, वो आपका जो 4 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे जो एसिटाइल को एंजाइम ए जो है 2 कार्बन कंपाउंड है, वो क्या करेंगे, वो दोनों कंडेंस करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या होगा, आपका सिट्रिक एसिड जो है मतलब यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिट्रेट कंडेंसेशन, इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल। तो ये क्या था, आपका सिट्रिक एसिड जो होता है वो क्रैब साइकिल का पहला जो है मतलब क्या है, प्रोडक्ट है। अब क्या होगा, सिट्रिक एसिड क्या होगा, इसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज, ठीक है, यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन होगी, और जो है यहाँ पे कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, एकोनिटेज एंजाइम, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, सिस एकोनिटेट बनाएगा, या सिस एकोनिटिक एसिड बनाएगा। ये आप अपनी NCERT में कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसकी कंडेंसेशन होगी, और ये क्या बनाएगा, सिस एकोनिटिक एसिड ही है बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिस एकोनिटिक एसिड जो होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, किस में, उस सिस एकोनिटिक एसिड को किस में चेंज कर दिया जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज किया जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड में जो है चेंज कर दिया जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोसिट्रेट सिंथेज जो है उसको हम बोलेंगे, आइसोसिट्रेट सिंथेज हम उसको हम बोलेंगे। तो क्या हुआ, आपका सिट्रिक एसिड बना, सिस्ट्रिक एसिड को किस में चेंज कर दिया गया, सिस एकोनिटिक एसिड में चेंज कर दिया गया, उसके बाद उसको आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज कर दिया गया, और अब जो है मतलब ये इसमें भी 6 कार्बन है। अब और आपका जो आइसोसिट्रिक एसिड है उसको डीहाइड्रोजनेट किया जाएगा, ठीक है, और उसमें किस में चेंज कर दिया जाएगा, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, उसको ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड में जो है चेंज किया जाएगा। तो आइसोसिट्रिक एसिड को यहाँ पे चेंज किया गया किसमें, ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड में, जो कि बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, और यहाँ पे एक एंजाइम होगा डीहाइड्रोजनेज, और यहाँ पे क्या होगा, एक NADH2 का निर्माण होगा। यानी कि अब ऑब्वियसली दो पायरुविक एसिड है तो यहाँ पे दो NADH2 बनेंगे साथ में। तो यहाँ पे एक लिया तो एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से क्या बना आपका, यहाँ पे जो है मतलब
क्योंकि पायरुविक एसिड से भी दो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो है दो NADH2 का निर्माण होगा, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। ऑक्जेलो जो सक्सिनिक एसिड है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, वो आपके अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड में चेंज हो जाता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और यहाँ पे क्या होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होता है मतलब आपको जो मतलब रिलीज होता है। तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या होते हैं आपके जो है मतलब एसिटाइल कोएंजाइम कितने बने, दो बने, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे दो NADH2 जो होते हैं मतलब वो रिमूव होते हैं, साथ में दो ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के होते हैं रिमूव होते हैं, और दिस सब्सटेंस इज चेंज इनटू किसमें, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में इसको चेंज किया जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में इसको चेंज किया जाएगा। ऑब्वियसली एक कार्बन जो है रिमूव हो गया, तो 6 कार्बन कंपाउंड किस में चेंज हो गया, आपका जो 5 कार्बन जो है मतलब में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है सेकंड डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी, और सेकंड ही डीहाइड्रोजनेशन होगी। यहाँ पे जो है अल्फा कीटो डीहाइड्रोजनेज जो होता है उसको हम चेंज करेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। यहाँ पे जो एक कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो बनता है, और दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी दो NADH2 बनते हैं, और यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के होगा रिलीज होगा, और यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ सक्सिनाइल को एंजाइम। उसके बाद सक्सिनल कोएंजाइम को किस में चेंज किया जाएगा, वहाँ पे जो है सक्सिनिक एसिड में चेंज किया जाएगा, और यहाँ पे एक GTP यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक ATP का निर्माण होगा, एक ATP का निर्माण होगा। फिर सक्सिनिक एसिड को जो है मतलब यहाँ पे दोबारा आपकी डीहाइड्रोजनेशन हुई तीसरी बार, यहाँ पे क्या होगा, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज किया जाएगा, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड में चेंज किया जाएगा। और यहाँ पे एक जो है FADH2 का जो निर्माण होता है एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो दो होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, तो यहाँ पे जो है दो FADH2 का यहाँ पे भी निर्माण होगा, ठीक है, दो FADH2 का निर्माण होगा। जब सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज किया जाएगा तो उसको किस में यहाँ पे एक FADH2 का निर्माण होगा, और दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजनेज, और दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अ सक्सिनिल डीहाइड्रोजनेज। फिर फ्यूमेरिक एसिड का चेंज होगा मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड का जो है चेंज होगा ऑक्जेलोस्टिक एसिड में, और ऑक्जेलोस्टिक एसिड को क्या होगा यहाँ पे मैलिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा, चौथी बार जो है जो आपकी डीहाइड्रोजनेशन करेगा, और यहाँ पे NADH2 का निर्माण करेगा, और ये साइकिल फिर चलता रहेगा ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज द क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल में क्या हुआ आपका, सबसे एक मॉलिक्यूल को लेकर देखते हैं हम। अब मान लो कि आपका पायरुविक एसिड जो होता है, ठीक है, वो दो बनते हैं, वैसे तो दो एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा, लेकिन हम एक को लेकर चल रहे हैं। मान लो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एस्टिक एसिड के साथ क्या हुआ, वो कंडेंस हुआ, और क्या बनाया, सिट्रिक एसिड बनाया, 6 कार्बन कंपाउंड। सिट्रिक एसिड किस में चेंज हुआ, सिस एकोनिटिक एसिड में चेंज हुआ, ठीक है, इसमें आइसोमराइजेशन होगी, ठीक है। फिर सिस इकोनिटिक एसिड जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज हुआ, और आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वो चेंज होता है आपके जो मतलब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। इनके बीच में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, और यहाँ पे क्या होगा आपका एक NADH2 बना, ठीक है, और साथ में एक बार ही क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुई, एक बार डीकार्बोक्सिलेशन, एक बार डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। हम एक मॉलिक्यूल को लेकर चले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दिस इज डीहाइड्रोजनेशन नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कितने कार्बन आ गए, 5 कार्बन आ गए। दोबारा क्या होगा, दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन दूसरी बार हो रहा है यहाँ पे, और जो है दूसरी बार जो है डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, दोबारा यहाँ पे NADH2 बन रहा है। उसके बाद क्या यहाँ पे जो आपका सक्सिनल कोएंजाइम ये बना था उसको सक्सिनिक एसिड में चेंज कर दिया गया, और यहाँ पे एक ATP का निर्माण हुआ, ठीक है, एक ATP या GTP तुम ले सकते हो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज कर दिया गया, तो वहाँ पे एक तीसरी बार जो है डीहाइड्रोजनेशन हुई, लेकिन यहाँ पे FADH2 क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए तीसरी डीहाइड्रोजन हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक FADH2 का जो है निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद मैलिक एसिड के बाद जो है आपका जो है मतलब चेंज होगा आपका ऑक्जेलिक एसिड के बाद क्या हुआ, डीहाइड्रोजनेशन 4th टाइम हुई, तो यहाँ पे एक बार जो है NADH2 का निर्माण हुआ, लेकिन ये साइकिल 2 बार चलता है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम कितने बनते हैं, वो 2 बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके जो है मतलब तीन जो है NADH2 बने, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, ठीक है,
एक मॉलिक्यूल FADH2 का बना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल FADH2 का बना, और एक मॉलिक्यूल जो है आपका ATP का बना, जो इसको हम GTP की फॉर्म में भी लिख सकते हैं फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। लेकिन आपका ऑब्वियसली पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो अभी ऑब्वियसली आपके जो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे, वो भी दो बनेंगे, तो यहाँ पे दो से डबल कर दो, यानी कि 6 NADH2 बनते हैं, 2 जो है FADH2 बनते हैं, और दो जो है मतलब ATP बनते हैं। अगर हम पूरा नेट गेन जो है आपके क्रैब साइकिल का देखें तो यहाँ पे क्या है, आपके 6 जो हैं NADH2 बनते हैं, ठीक है, NADH2 वो कितना देंगे, वो आपके 18 ATP देंगे, चलो जी ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये दो जो है FADH2 बना रहा है वो, ठीक है, दो FADH2 बना रहा है, वो कितना देंगे, एक FADH2 जो था 2 ATP देता है, यानी कि क्या है, ये 4 ATP बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके 2 ATP जो हैं बनते हैं, तो यानी कि अगर देखा जाए क्रैब साइकिल का जो टोटल जो नेट गेन है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 24 ATP। ये आपने याद रखना, क्रैब साइकिल में कितने ATP बने, 24 ATP बने, और साथ में 8 ATP कहाँ बने थे आपके, ग्लूकोज में बने थे, कितने हो गए, 32 हो गए। लेकिन एक लिंक रिएक्शन भी था, लिंक रिएक्शन में जो है मतलब आपके जो है दो NADH2 बनते हैं, दो NADH2 बनते हैं, तो ऑब्वियसली लिंक रिएक्शन क्या था, जो कि ग्लाइकोलिसिस को क्रैब साइकिल के साथ क्या कर रहा था, ज्वाइन करवा रहा था, उसमें भी दो NADH2 बनते, तो एक NADH2 क्या बनाएगा, 3 ATP बनाएगा, दो कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली कितने ATP बनते हैं, पूरे के पूरे एरोबिक साइकिल में 38 ATP बनते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एरोबिक साइकिल में जो है एनर्जी का नेट गेन बहुत ज़्यादा है। अब सोचो आपने एनरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस की, फर्मेंटेशन की, लेकिन वहाँ पे तो केवल दो ही ATP बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे 238 ATP का जो है निर्माण होता है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब देखो इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपके जो है दो स्टेप होते हैं, यहाँ पे जो है द रिएक्शन इज कैटलाइज बाय द सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम जो है रिलीज हो जाएगा, सिट्रिक एसिड को फिर आइसोमराइज किया जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड में। इसके बाद दो सक्सेसिव स्टेप होंगे डीकार्बोक्सिलेशन के, और वहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा, और साथ साथ में क्या होगा, सक्सिन नाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है। और इन द रिमेनिंग स्टेप सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है, सक्सिनाइलिक एसिड को जो है ऑक्सीडाइज किया जाएगा ऑक्सैलिक एसिड में, और साइकिल फिर कंटिन्यू करेगा। और ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइलिक कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, GTP प्रोड्यूस होता है, ATP प्रोड्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या किया गया, ATP को प्रिपेयर किया, ठीक है। और यहाँ पे इन दिस कपल्ड इन ए कपल्ड रिएक्शन GTP को जो है GDP में चेंज किया जाएगा, फिर दोबारा ATP GTP से बना दिया जाता है, वो ATP बनता है, इतना याद रखना है आपने, ठीक है, इस स्टेप में ATP ही बनता है। तो ऑल्सो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे NADH2 बनता है, और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे FADH2 बनता है। तो 4 बार डिहाइड्रोजनेशन होती है, 1 2 3 एंड 4, 3 बार कहाँ होती है आपके, जहाँ पे NADH2 बनती है, और 4 एक टाइम क्या होता है आपका FADH2 बनता है। वो रिएक्शन हमने स्टडी किए हैं। और ये NADH2 FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये NADH2 क्या करेंगे और FADH2 क्या करेंगे, ATP का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पायरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल के लिए बता रही है, पायरुविक एसिड जो होता है एक मॉलिक्यूल, 4 NAD, क्योंकि लिंक रिएक्शन का भी इसने यहाँ पे काउंट कर दिया है, एक FAD, और यहाँ पे एक ATP ADP जो है मतलब चेंज होंगे आपके, दो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 4 NADH2 बनेंगे आपके, दो एक FADH2 बनेगा और एक ATP बनेगा, लेकिन दो मॉलिक्यूल कितने हुए, पायरुविक एसिड के होते हैं, तो डबल कर लो सारा, यहाँ पे 8 NADH2 बने पूरे के पूरे रिएक्शंस में, दो FADH2 बने और दो ही ATP बने। तो अगर देखा जाए तो ये पूरे के पूरे कितने थे, ये आपके जो है मतलब 30 ATP हैं, लिंक रिएक्शन को जोड़ करके, लिंक रिएक्शन को जोड़ के जो है मतलब वो 30 जो है मतलब 30 आपके जो मतलब ATP बनते हैं, ठीक है। तो वी हैव टिल नाउ सीन दैट कि ग्लूकोज होता है दैट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज क्या बनाएगा, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनाएगा, ठीक है, और साथ में जो है मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाएगा। तो यू मे वंडरिंग वाई हैव वी हैव इन डिस्कसिंग द रेस्पिरेशन एट ऑल, नाइदर ऑक्सीजन, अभी तक तो कोई ऑक्सीजन का रोल आपने देखा ही नहीं होगा, ऑक्सीजन का रोल अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कम इन टू पिक्चर, उसका रोल जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएगा, उसको हम स्टडी करेंगे। और वैसे आपके बहुत सारे ये NADH2 FADH2 बने, इनका रोल क्या है, ये कैसे ATP प्रोवाइड करेंगे, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रैब साइकिल, जो कहाँ चल रहा था, आपके मैट्रिक्स में चलता है। आपके
जितने भी एंजाइम होते हैं क्रैब साइकिल के सारे कहाँ पाए जाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा एंजाइम होता है दैट इज सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, जो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके अंदर ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं? आपके 8 एटीपी बने हैं। ठीक है, और आपके जो लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल को जोड़ के जो है पूरे एटीपी का निर्माण कितना होता है, वो 30 एटीपी बनेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे? एक Na-DH2 से और एक FADH2 कैसे जो है मतलब आपका एटीपी का निर्माण करेगा। ठीक है, एक NADH2 जो है क्या बना रहा है, 3 एटीपी बना रहा है, और आपका जो एक FADH2 जो है वो 2 एटीपी बना रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और दैट इज़ योर नेक्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है कैसे चलती है, कैसे यहाँ पे NADH2 होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कैरियर पर ट्रांसफर करता है। जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वन कैरियर से नेक्स्ट कैरियर में ट्रांसफर होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और एनर्जी जो होती है उसको एटीपी फॉर्म में जो है उसको बनाया जाता है। तो एक NADH2 जो होता है वो 3 एटीपी बनाता है, और एक FADH2 जो है 2 एटीपी बनाते हैं। तो पूरा नेट गेन देखा जाए ग्लाइकोलिसिस का कितना है, वो 38 एटीपी बनता है एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, ओके।